नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी का भाग 2 लेके आया हूं, हिंदी व्याकरण का। और ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं साबित होगी। और जैसा कि हमने, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, और भाषा का काल, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी थी। जैसे व्याकरण के अंग, जैसे वर्ण विचार, 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो और आगे आज हम वर्ण विचार शुरू करेंगे। तो वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखित रूप में भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ग, च, ज, प और फ। तो दोस्तों ये होते हैं वर्ण। ध्वनि, अब आगे हम पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि हमने कल पढ़ा ही था कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। दोस्तों देखिए, आगे हम पढ़ते हैं वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये दोनों में से सवाल आते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कमला लिखा मैंने नाम यहाँ पे, जैसे दोस्तों यहाँ पे कमला लिखा हुआ है, तो कमला हम बोलते हैं तो क, मैं, ला, ध्वनि में 3। ध्वनि दोस्तों स्वर आधारित होती है। जितने शब्द में स्वर होंगे उतनी ही ध्वनि होगी। और दोस्तों वर्ण, अब वर्ण को देखिए, जैसे हम लिखित रूप में वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम देखिए उसके भाग करते हैं: क धन ए, म धन ए, ल धन आ। तो उसके कितने हो गए? 6। तो बोलने के आधार पर तो ये होती है, और वर्ण के लिखने के आधार पर के हो ही गई, क्योंकि एक जैसे वर्ण हो ही गया सबसे छोटी इकाई भाषा की। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अक्षर, अक्षर क्या होता है? ए धन सर। इसका मतलब होता है, सर का मतलब होता है नाश होना, ए का मतलब नहीं, अर्थात नाश नहीं, मतलब किसी चीज़ का नाश नहीं होना। अब जैसे अक्षर का मतलब होता है मुख्य द्वारा उच्चारित वह ध्वनि, मुख्य द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो। अर्थात हम हवा के एक ही प्रवाह से उच्चारित ध्वनि अक्षर कहलाती है। जैसे हमने बोल दिया राम, राम, तो ये हलंत मैंने इसलिए लगाया जैसे इसमें स्वर निकाला हुआ पीछे से, तो हम ये एक ही हवा के एक ही प्रवाह में बोल देते हैं कि राम। जैसे राम बोल दिया, ओम, ओम बोल दिया, उसमें देखिए पीछे हलंत है। देखिए दोस्तों, अक्षर की ऐसे एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि अक्षर की ये परिभाषा हो सकती है कि वह वर्ण या वर्णों का समूह जिसमें एक ही स्वर हो। जैसे राम में आ ही है स्वर, और बाकी दोनों व्यंजन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम दोस्तों। जैसे अब आया शब्द। शब्द, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे हमने लिखा कमल, क, मैं, ल, तीनों का हो गया कमल। तो कमल का अर्थ निकलता है, जैसे पुष्प भी हो सकता है, व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। जैसे लिखा कलम, कलम पेन होती है अपने, हम जानते हैं। अब जैसे हमने दोस्तों लिख दिया मकल, तो दोस्तों इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये शब्द नहीं है, इसको हम शब्द नहीं मान सकते। तो दोस्तों इसीलिए यह लिखा हुआ है कि वर्णों का सार्थक समूह है उसे ही शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ये हमने पहले पढ़ ही लिया है, और फिर भी आप नोट करके लिख लेना। दोस्तों ये नोट्स आप साथ के साथ लिख लेना, ये आपको बहुत मदद करेंगे आगे जाके। जैसे अब आया अपने पास वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? जैसे देखिए दोस्तों, वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह। जैसे दोस्तों देखिए, एक मिनट, हाँ, तो वर्णमाला वह होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। जैसे दोस्तों देखिए, हमने ये दोनों परिभाषाएं हमें बहुत गुमराह करती है। देखिए वर्णों का सार्थक समूह तो शब्द कहलाता है, और वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे दोस्तों ये जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाता हूँ। जैसे कई सारे फूल पड़े हैं टोकरी के अंदर, कई सारे पुष्प पड़े हैं अलग अलग तरह के, तो
इनको हम माला थोड़ी कह सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए इन फूलों को हमने सुई धागे से एक में पिरो के और माला बना दी, तो ये व्यवस्थित लगेगी। तो ये व्यवस्थित करके हमने माला बनाई है। जैसे हम कई बार देखते हैं माला में गुलाबी कलर के फूल अलग होते हैं, तो उनको व्यवस्थित करके ही लगाया जाता है। ऐसे थोड़ी कहीं भी डाल दी गुलाब के फूल, ऐसे हजारे के फूल कहीं भी डाल दिए। तो उसी प्रकार व्याकरण में वर्णमाला का महत्वपूर्ण योगदान है। तो वर्णमाला को भी वर्णों का व्यवस्थित समूह कहते हैं इसलिए। अब दोस्तों अपने आगे है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं तो वे वाक्य कहलाता है। मतलब वाक्य वही होता है जो शब्दों का सार्थक समूह है, जिसका मतलब कोई अर्थ निकले। जैसे हमने लिखा कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती, तो उसका एक अर्थ निकल रहा है। दोस्तों इसका आप मतलब समझने के लिए जैसे अगली चीज़ देखिए, जैसे वाक्यांश। वाक्यांश की परिभाषा क्या होगी? वाक्यांश की परिभाषा होगी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो मिलते तो हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते, वाक्यांश कहलाता है। जैसे ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर विश्वास करने, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब हम जैसे इसका वाक्य कैसे बनेगा कि ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक होता है, आस्तिक होता है या नहीं? तो इसी प्रकार जैसे तो आस्तिक होता है तो उसका अर्थ निकल रहा है कि ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक होता है। जैसे यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना, एक पूरा अर्थ सार्थक अर्थ नहीं चाहिए हमें। जैसे अब याद आगे लिख दिया हमने, कृष्ण यदि कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है तो उसका अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार इसको वाक्य कहते हैं। अब दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, पद। पद क्या होता है दोस्तों? पद का देखिए, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए उससे तथा उसे व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह पद कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है, तो यहाँ मोहन पद है। मोहन जैसे अलग लिख लें तो मोहन जैसे अलग लिख दिया हमने तो ये शब्द है, लेकिन जैसे मोहन यदि वाक्य में लिख दिया तो ये एक पद का काम करेगा। या यहाँ करता है, इससे संबंध है मोहन का, तो और ये पुस्तक कर्म है, ये भी पद है। और अलग लिख दी हमने, अलग लिख दिया पुस्तक, तो ये पुस्तक शब्द होगा। यहाँ ये सिंगल वर्ड लिखा हुआ, ये पद नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे हमने मान लिया कि जैसे आपको पता कैसे चलेगा कौन करता है कौन कर्म है, वैसे मैं आगे पढ़ाऊँगा ये सब, लेकिन कर्ता का जैसे सवाल पूछना चाहिए कि कौन कार्य कर रहा है। कर्म से सवाल पूछना चाहिए कौन कार्य कर रहा है और क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। और कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है वो कर्म होगा, कौन पढ़ रहा है वो पद होगा। ठीक है। जैसे हमने यहाँ नोट लिखा है कि जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द होता है, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। अगर मोहन को हम सिंगल यूज़ करेंगे तो वो शब्द होगा और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो पद ही कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, लास्ट आज का हल या हलंत। ये छोटी छोटी बातें आगे जाके बहुत काम आएगी आपके लिए। ये सभी के लिए है, रीट पटवार और सबके लिए, आपके लिए ये बेंच स्टार्ट किया मैंने। हिंदी का संपूर्ण व्याकरण आपको मैं पूरा करवाऊंगा, विश्वास रखिए। आप इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों जैसे पढ़ते हैं हल या हलंत। दोस्तों हल या हलंत क्या होता है? हल या हलंत क्या होता है? देखिए दोस्तों, हल या हलंत होता है जैसे प्रत्येक व्यंजन वर्ण के सहयोग से बोला जाता है। कोई भी व्यंजन होगा, वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण वो स्वर के सहयोग से बोला जाता है। जैसे के, तो उसमें एक ही मात्रा जुड़ेगी, ठीक है, तो ये व्यंजन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। जैसे जब व्यंजन में से स्वर अलग कर दिया जाता है तो वे स्वर अधूरा रहता है। जैसे अपने के व्यंजन है, ठीक है, उसमें से हमने स्वर अलग कर दिया, क धन ए,
तो ये अलग कर दिया तो ये अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हमें नीचे एक तिरछी लाइन खींच के इसे दर्शाना पड़ता है। उसे ही हल या हलंत कहते हैं, ताकि इसके अधूरेपन को दर्शाने के लिए हमें ये तिरछी लाइन खींचनी पड़ती है। जैसे के का होता है के धन ए, अब ये हलंत लगाया हुआ है तो ये इसके अधूरेपन को दर्शाने के लिए। जैसे की का के धन ई दीर्घ ई, जैसे पे, ये पे का हो गया पे हलंत और धन ए। तो उसी प्रकार दोस्तों इसके आगे हम कल पढ़ेंगे के वर्ण विचार के आगे हम आगे क्लास में आगे देखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, और अगर अच्छे लगते हैं तो कृपया कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद। कल फिर इसी समय मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।